हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजर इन पंजाब फ्रंट बैंक। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के कि इंटरव्यू के बारे में या डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने के लिए, तो ये वीडियो बनाना पड़ा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जो लोग स्केल 2 या स्केल 3 के लिए इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। और ये वीडियो में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक तो डॉक्यूमेंट कि क्या क्या लेके जाने हैं, एंड सेकंड थिंग कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है या किस टॉपिक पे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जितने भी मैसेज मुझे आए थे पीछे टेलीग्राम पे, उसमें से मैक्सिमम लोग डॉक्यूमेंट को ही लेकर ही कंफ्यूज हैं कि क्या लेके जाना है। देखो, डॉक्यूमेंट आपको क्या लेके जाना है आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता आपको। क्यों? आईपीपीएस वैकेंसी निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है, आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू स्केल 2 और स्केल 3 के लिए अप्लाई करते हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन आईबीपीएस को देते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालिए, उसमें आपने जो जो डिटेल दी है एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको लेके आईबीपीएस के पास जाना है। आपने अभी तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, अभी तक आपने आईबीपीएस को वो चीज़ें वेरीफाई नहीं कराई है। अब वो समय आ चुका है कि आईबीपीएस उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो आपकी एलिजिबिलिटी को सही साबित करते हैं या नहीं। सपोज दैट आपने कहा कि आप बीटेक पास हैं, एमटेक पास हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट या एमबीए जो भी हैं आप, ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है। वो कैसे वेरीफाई करेंगे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या नहीं हैं, जो भी है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी प्रूफ्स आपके पास हैं। दूसरा, अगर किसी ने दिखाया है कि वो डिसेबल है, डिसेबिलिटी के थ्रू उसने वो उस एग्ज़ाम को दिया था, तो वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने ये अपने आप को ये दिखाया कि आप SC ST हैं या OBC हैं, जिसका आरक्षण आपको मिलेगा उसके एग्ज़ाम के बाद में जो भी होगा रिजल्ट होगा, तो उसका प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर OBC का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, जो IBPS का प्रोफार्मा है उस पर साइन नहीं कर रहे हैं तहसीलदार और IBPS के प्रोफार्मा पे ही बनाना है। देखो यार, कॉमन सेंस की बात है। IBPS ने कहीं नहीं कहा है नोटिफिकेशन में, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, बट जितना मैंने पढ़ा है IBPS ने कहीं नहीं कहा है नोटिफिकेशन में कि उस पर्टिकुलर प्रोफार्मा पे ही आपको OBC सर्टिफिकेट बनवाना है जो हमने मेंशन किया है, नोटिफिकेशन में दिया था। ऐसा नहीं है। IBPS ने उसको बस एक सैम्पल के तौर पे आपको दिया है। सपोज दैट आप कोई भी नेट से OBC सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा निकालते हैं और उसको तहसील में ले आते हैं और तहसीलदार साइन कर देता है, तो मुझे बताइए वो वैलिड नहीं होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे पता है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस देम कि ये चल जाएगा, बट आई थिंक इफ़ यू विल कन्विंस देम दे विल बी कन्विंस्ड। IBPS की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी प्रोफार्मा पे अगर अपना OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और अगर वो लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब इस साल का है, तो IBPS के जो भी लोग वहाँ बैठे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो आपको मना नहीं करेंगे। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आपको IBPS के प्रोफार्मा पर ही OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप देखते हैं प्रोफार्मा मिलता है आपको जिस पे वो पॉइंट्स मेंशन है जो IBPS वाले प्रोफार्मा पे मेंशन है, या उस पर 2-4 पॉइंट ज़्यादा ही मेंशन है, तो आप आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि तहसीलदार की उस पर मुहर लगे हुए हैं। तहसीलदार ने मुहर लगाया, इट मीन्स कि वो वेरीफाई कर रहा है कि हाँ ये OBC या SC या ST कास्ट का है। तो इसमें ज़्यादा डरने वाली बात या फिर ये नहीं है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे या बाहर निकाल देंगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने फॉर्म फिल करते वक्त कुछ गलती कर दी, जैसे हमने अपना मार्क्स गलत लिख दिया या हमने अपना परसेंटेज गलत लिख दिया, जो हमारा परसेंटेज था। देखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा, आपको एक आई बॉन्ड देना पड़ेगा, आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि गलती से फॉर्म फिल करते समय ह्यूमन एरर है, हो सकता है वो गलती से हमने परसेंटेज गलत लिख दिया, मार्क्स गलत लिख दिया। लेकिन अगर आपने परसेंटेज या मार्क्स ऐसा गलत लिखा है जिससे आपका एलिजिबिलिटी इफेक्ट हो रहा है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लाइक 55% का IPS कहता है कि 55% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। किसी ने, अब किसी का 55.19% है और अगर वो 54.19% है और उसने 55.19 मेंशन कर दिया हुआ है, तो वो तो एलिजिबल था ही नहीं, उसने धक्के से फॉर्म फिल किया, वो एलिजिबल नहीं होगा। अब अगर मान लो किसी का 60% है, गलती से उसने 61 दिखा दिया है या 59 दिखा दिया है, उससे IBPS को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं। अगर 1-2% ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका एफिडेविट दे देना कि फॉर्म फिल करते समय गलती से हो गया था, आपके पास बाकी तो जो डिटेल आपने दी हुई है वो तो सही है ना, नाम आपका सही है, आपके फादर का नाम सही है, पासिंग ईयर आपका सही है, सारा कुछ सही है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है।
तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात में। डॉक्यूमेंट्स में आई थिंक आपको जो भी आपने दिखाया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ध्यान से सुन लीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चाहे वो प्राइवेट बैंक में काम करने वाला हो, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला हो या सरकारी हो, ले जाना पड़ेगा। कोई इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। IBPS ने अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया है कि इसकी जगह पे आप सैलरी स्लिप ले जाओ, बैंक स्टेटमेंट ले जाओ, वो आप अपने रिस्क पे ले जाना। IBPS एक्सेप्ट नहीं करेगा। पिछले साल में भी एक्सेप्ट नहीं किया था, इस साल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि प्राइवेट वाले कैसे लें, सरकारी वाले कैसे लें। देखो, सरकारी वालों को तो NOC भी चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। एक चीज़ और है, NOC प्राइवेट वालों को नहीं चाहिए। प्राइवेट वालों को सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है, लेकिन सरकारी वालों को NOC भी ले जाना होता है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है। ये तो हो गई सरकारी की बात। प्राइवेट वालों की बात बता दूँ, आपको एक्सपीरियंस लेटर लेना ही पड़ेगा अपनी कंपनी से। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, वो देते नहीं हैं, बट ये आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपने HR डिपार्टमेंट को कि वो दे दें, ठीक है। जो लोग जॉब छोड़ चुके हैं, जैसे कोई HDFC में काम कर रहा था, जब फॉर्म फिल करा था उसने HDFC में HDFC में जॉब कर रहा था और अब वो जॉब छोड़ चुका है, उसको रिलीविंग लेटर मिल चुका है। तो अगर आपके पास रिलीविंग लेटर है तो वो एज एक्सपीरियंस लेटर कंसीडर किया जाएगा। आपको दोबारा कोई एक्सपीरियंस लेटर कंपनी के पास जाके ना तो वो देंगे, पहली बात तो देंगे ही नहीं, लेकिन आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस पिछली कंपनी को छोड़ चुके हैं जो आपने मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन में, तो आपका एक्सपीरियंस लेटर ही आपका रिलीविंग लेटर ही एक्सपीरियंस लेटर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो सरकारी वालों को NOC प्लस एक्सपीरियंस लेटर और प्राइवेट वालों को सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर जो आपने मेंशन किया था वो आपको ले जाना है। एक्सपीरियंस लेटर के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सैलरी स्लिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी कितना भी आप उनको दिखा दो मेल वेल, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आपको रोकेंगे भी नहीं। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट पे। अब हम आते हैं कि टॉपिक्स पे। देखो, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो मतलब 2020 में इंटरव्यू मैंने दिया है, 2021 में नहीं दिया था मैंने एग्ज़ाम। तो 2021 में भी बहुत सारे लोगों से बात की थी, तो उनके कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। और 2022 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था जिसमें मेरा झारखंड ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ था, स्केल 2 में गया नहीं था। वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिन लोगों से बात मैंने किया है पिछले लोगों से, मैं एक ही कंक्लूजन पे निकला हूँ कि 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेनली 4 टॉपिक है, हो सकता है इससे अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, बट मेनली मुझे लगता है 4 टॉपिक्स होंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका इंट्रो। अपने बारे में बताइए। अब अपने बारे में बताने के लिए आपको कोई सिखा नहीं सकता कि अपने बारे में क्या बताना है। आपको सिंपली अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कब अपना फाइनल जो भी आपका हायर एजुकेशन है वो आपने कब कंप्लीट किया था, उसके बाद आप क्या कर रहे थे। अगर आप चाहें तो अपनी अचीवमेंट कुछ बता सकते हैं, ज़्यादा कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा अपने इंट्रो को। तो सबसे पहला इंट्रो, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, बताने की ज़रूरत है नहीं, इंट्रो बता दीजिएगा। सेकंड चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 2 बार उन्होंने मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो उन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। अब जैसे कोई कॉमर्स से है तो अब देखो, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पास आउट कब किया था, ये आपको ही पता है, ये मुझे ही पता है। मैं 2013 का पास आउट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद। आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं भूल चुका हूँ जो कॉमर्स का था। वो हो जाता है, एक समय के बाद आप चीज़ें भूलने लगते हो, बट उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसका नॉलेज है कि नहीं है। तो पिछली बार मुझसे पूछा था इन्होंने बैलेंस शीट को लेकर, तो आपके बैकग्राउंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नॉलेज अगर आपको नहीं आता है तो एक बार रिवाइज़ कर लो। अगर यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या कहीं से मिल रहे हैं तो ले लो। जैसे कॉमर्स का बच्चा, उसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ बैलेंस शीट, व्हाट इज़ हेल्दी बैलेंस शीट, ठीक है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज़ क्या हो सकती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मुझे है ये सारी चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती हैं या देखना पड़ता है कि क्या थी, वो तो अब याद है नहीं। उसी प्रकार से अगर आप BSc से हैं या BSc आपने किया है, मैथ्स से हैं, साइंस से हैं, तो वो आप एक तरह से आप अपना तैयार कर लीजिएगा जितना आपको हो सके। आप सारा तो नहीं तैयार कर सकते, बट जितना हो सकता है आप तैयार कर लीजिएगा। आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से पूछ सकते हैं। ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप क्या काम कर रहे हैं, अभी जो काम कर रहे हैं। जैसे अगर प्राइवेट हैं तो प्राइवेट वालों को एक सेगमेंट या एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में काम करो, लेकिन सरकारी अगर बैंक में आप काम कर रहे हैं और उस बिहाफ पे आपने फॉर्म फिल किया है तो उनके पास पूछने के लिए एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट में जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, जैसे अगर आप सपोज दैट आप प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं और आपको उससे कासा पे काम करने के लिए दिया गया है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए और उसके अलावा थोड़ा बहुत और चीज़ों के भी बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बट मेनली वो पूछते हैं कि आप क्या देखते हैं, बट उसी पे स्टिक हो जाते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
ठीक है। कुछ काम अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, जैसे आपको दैट आप कासा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं होती हैं, बट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे और जब आप जवाब देंगे तो मे बी हो सकता है वो क्रॉस क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड पूछते। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो गया। और चौथा टॉपिक है, हो सकता है कि वो आपको सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लें, या हो सकता है कि करंट अफेयर या जो करंट चीज़ें चल रही हैं इकोनॉमिक वर्ल्ड में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। करंट एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे अगर आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए, स्केल 2 सेलेक्ट हो जाते हो, स्केल 3 सेलेक्ट हो जाते हो, तो आप ब्रांच ग्रोथ के लिए क्या करोगे, एनपीए कैसे कम करोगे, ठीक है, कैसे कस्टमर को कन्विंस करोगे लेने के लिए हमारे ब्रांच में डिपॉजिट लाने के लिए। और जैसे कोई बंदा है, कोई भी, जैसे मुझे 2020 में पूछा था कि एक किसान है जो कि केसीसी लिमिट उसकी चल रही थी और वो डिफ़ॉल्टर हो गया। ठीक है, अब वो आपके पास लोन लेने के लिए आता है, आप क्या करेंगे। तो ऐसे बड़े सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे। ठीक है, इसके अलावा मुझे अभी तो कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ थी, काफ़ी सारे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपना इंटरव्यू का बैच चला रहे हैं, बैच बेच रहे हैं। मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, बट इंटरव्यूज़ ऑल अबाउट यू एंड योर नॉलेज। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको अपने बारे में कैसे बताना है अगले को, या अपने नॉलेज के बारे में कैसे बताना है आपको, तो दिक्कत है, फिर आप बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको कोई ये नहीं बता सकता कि आपको कैसे बात करनी। देखो, या तो IBPS ने किताब छाप दी हो, ठीक है, 100 पेज की, 150 पेज की, कि भाई कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन हम इसमें से पूछेंगे, फिर तो कोई आपको तैयारी करवा भी देगा। ठीक है, लेकिन इस तरह कोई भी स्पेसिफिक बुक अभी तक IBPS ने लॉन्च नहीं की है। तो इन लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है, जो लोग बैच चला रहे हैं, कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कीजिए, अपने नॉलेज के ऊपर काम कीजिए। जो काम आप भी कर रहे हैं या एजुकेशन बैकग्राउंड से, जैसे मैंने बोला, उसके ऊपर कि क्या क्या चीज़ें मैं रिकॉल कर सकता हूँ, उस पर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि 10 लोग आपको 10 तरह की चीज़ें बताएंगे और वो आप हर जगह से कवर नहीं कर सकते। आप इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे रहेंगे, वहाँ पे भी डिस्कशन चलेगा, तो इतना कंफ्यूज करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। जो भी आता है कॉन्फिडेंट रहे उस चीज़ को लेकर, ठीक है, और उस चीज़ को जो भी आपको नॉलेज है उसको मतलब ऐसा ना हो कि आधा नॉलेज है, अगर अगला क्रॉस क्वेश्चन पूछ दे तो आप बैक फुट पे चले जाएं, ऐसा नहीं। आपको 10 में से 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 8 का आपको आप कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब देना। 2 नहीं आते हैं तो बोल दो सिंपली कि सर मुझे इसका जवाब नहीं पता है, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी 10 में से 10 क्वेश्चन का जवाब देकर नहीं आता। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब कोई देकर नहीं आता। मैं भी नहीं दे के आया हूँ, ना मैं 2020 में दे के आया था, ना 2022 में दे के आया हूँ। तो क्वेश्चन कुछ मिस हो ही जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है। तो उसमें ये वाली बात नहीं है कि मैं छोड़ के आ गया। हाँ, अगर सारे क्वेश्चन स्किप कर रहे हो तो दिक्कत है, सारे नहीं करने हैं, बट 2-1 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा आपका, कोई डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक उन सभी लोगों को जो स्केल 2 या स्केल 3 के इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं। थैंक यू।